प्रत्याशी श्री गोविंद राम जी शर्मा, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राकेश ठाकुर और आशा परिहार, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे याद नहीं है कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए इसके पहले आया था। गोविंद जी पुणे आए, यहां नहीं आए, यहां नहीं आए थे, पहली बार आया हूं। लेकिन जब आया था शायद गोविंद राम जी शर्मा ही उस समय प्रत्याशी थे, आप नहीं थे, रतनपाल सिंह जी थे। और इस बार जब आया हूं तो गोविंद राम जी शर्मा हमारे प्रत्याशी हैं। गोविंद राम जी शर्मा को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है, और जब गोविंद राम शर्मा बोल रहे थे तो नीचे से लेकर ऊपर तक गोविंद राम जी शर्मा को मैं देख रहा था, और मेरी नजर इनके चेहरों की तरफ थी, चेहरे की तरफ भी थी। बहनों भाइयों, हमारा जो अपना राजनीतिक जीवन का अनुभव है, मैं उस आधार पर कह सकता हूं, चूंकि यह 2 बार विधायक रहे हैं, हो सकता है किसी को यह लगता हो कि इन्होंने ज्यादा काम किया, किसी को लगता होगा कम काम किया, किसी को लगता होगा जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गोविंद राम शर्मा को देखने के बाद, कि गोविंद राम शर्मा की ईमानदारी और शराफत पर कोई भी मां का लाल सवाल या निशान नहीं लगा सकता। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसीलिए गोविंद राम जी शर्मा के लिए मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। मैं यहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता हो, उसको गाली देने, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं आया। और आप सब जानते हैं, यदि मुझे सुना होगा पहले भी, हमारा यह स्वभाव नहीं है और मैं इस काम को नहीं कर पाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं के और राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का फैसला यदि कोई करता है तो जनता करती है। हमें अधिकार नहीं है उसके बारे में बहुत कुछ बोलने का। और यहां तक हिमाचल का प्रश्न है, बहनों भाइयों, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में मेरा पहले भी जाना हुआ है, आज भी आना जाना होता है। जो भारतवासी रहते हैं, चाहे भारत के किसी राज्य के रहने वाले हों, उत्तराखंड और हिमाचल की 2 राज्य ऐसे हैं जहां की धरती को देवभूमि कहकर वह पुकारते हैं। हिमाचल जहां पर यह देवभूमि है, वहीं पर मैं यह मानता हूं कि वीरता और बलिदान की कहानियां यहां के हवाओं में तैरती रहती। मैं उन वीरों और शहीदों का संख्या बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार में जाकर उनकी यहां चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक से एक हस्तियां यहां पर पैदा हुई हैं, जो कि भारत की धरती की आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चाहे वो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा हो, चाहे वो मेजर धन सिंह थापा हो, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो, ऐसे बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत सारे लोग जिसके कारण भारत की सीमाएं आज सुरक्षित हैं। पहले की सरकारों ने क्या किया है, आज की सरकारों ने क्या किया है, मैं समझता हूं कि इसका सही मूल्यांकन सबसे अच्छी तरह कोई कर सकता है तो इस देश की जनता ही कर सकती है। लेकिन इस सच्चाई को मैं जानता हूं, इसलिए मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आज हमारे
माननीय नरेंद्र जी मोदी। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कोई भी बात गलत हो तो आप ताली मत बजाना, सही हो तभी ताली बजाना। क्या यह सच नहीं है कि हमारे दोनों जो ये प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, इन दोनों का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जब से भारत आजाद हुआ है तब से लंबे समय तक सत्ता में रही है। एक से एक दिग्गज नेता हुए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी कर सकते थे उन लोगों ने भी किया। लेकिन हिमाचल को छोटा राज्य होने के बावजूद इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो अहमियत दी, वह किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने वो अहमियत हिमाचल को नहीं दी। पार्टी का जहां तक सवाल है, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी अपना अध्यक्ष बनाती है तो ऐसे राज्य से बनाती है जिस राज्य की जनसंख्या अच्छी खासी हो, ठीक ठाक हो। मैं ही 2 बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, उत्तर प्रदेश से आता हूं, पार्टी ने बनाया मुझे। लेकिन हिमाचल का भी कोई भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, यह संभव है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, दूसरी राजनीतिक पार्टी में संभव नहीं। क्या बहनों भाइयों, आपको यह नहीं लगता है सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना हिमाचल से, उत्तराखंड से, क्या हमारी यह पार्टी की हिमाचल के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति नहीं है? और हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी, उस समय जब प्रभार राज्यों का दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई भले ही कुछ अन्य राज्यों का हमको प्रभार दीजिएगा, लेकिन हिमाचल का भी मैं प्रभारी रहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का। यह उन्होंने इच्छा व्यक्त की। यह क्यों है? काम हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहुत इस विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, भारत का ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए उस गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। क्या बहनों भाइयों, आपका सीना चौड़ा नहीं होता है जबकि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो भारतवासियों का सीना चौड़ा नहीं होता है? हमारे यहां कोई व्यक्ति हो सकता है जिसमें दोष हो, लेकिन किसी भी संगठन और पार्टी में व्यक्ति की उतनी अहमियत नहीं होती है जितनी अहमियत इस बात की होती है कि पार्टी कैसी है, नेतृत्व उसका कैसा है। कोरोना था, कोरोना से मैं समझता हूं हिमाचल के लोग भी प्रभावित रहे होंगे। आप लोग भी प्रभावित थे कि नहीं प्रभावित थे? आप लोग भी प्रभावित रहे होंगे। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, हमारी कोई भी बात गलत हो आप अखबारों में लिख दीजिएगा, मेरी कटु आलोचना कीजिएगा, मैं आपका स्वागत करूंगा। क्या यह सच नहीं है? कोरोना को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने हैंडल किया है, जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की है,
उसकी प्रशंसा सारी दुनिया में हुई है, दुनिया के देशों ने उसकी प्रशंसा की है। सारी दुनिया में उसकी कैसे प्रशंसा हुई है यह तो पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट यदि आप उठाकर देखेंगे तो कोरोना को जिस तरीके से हैंडल किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रशंसा की है। और मैं कह सकता हूं यह हिमाचल में भी पहले आपको वेंटिलेटर्स की संख्या जितनी रही होगी, आज उससे लगभग 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना वेंटिलेटर्स बढ़ गए होंगे, ऑक्सीजन प्लांट्स बढ़ गए होंगे। इतनी जल्दी इस क्राइसिस में, इस संकट की घड़ी में व्यवस्था करना यह कोई छोटी बात थी। हमारे यहां वैक्सीन, आप सबको 2-2 बार वैक्सीन लग चुकी होगी, मेरा विश्वास है। लगी है कि नहीं? और बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जो दुनिया का ताकतवर देश माना जाता है, वहां के लोगों को भी अभी तक 2 वैक्सीन सभी को नहीं लग पाई है। मैं इसलिए भाजपा के समर्थन में आपसे वोट करने की अपील करने के लिए आया। और दूसरी चीज, ऐसी राजनीतिक पार्टी को चुनना चाहिए जो कहे उसे करे, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं गोविंद राम जी शर्मा से भी यह निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी आज से बंद कर दीजिए, जनता को आश्वासन मत दीजिए। मैं भी विधायक चुना गया हूं, सांसद चुना गया हूं। बहनों भाइयों, अपने विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैंने जनता को कभी आश्वासन नहीं दिया। मैं बस इतना ही कहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका यदि आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा उतर सकूं। यह मैं कोशिश करूंगा। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इंसान, सच्चा इंसान वही होता है जो कहे और करे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं, आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी में, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है। और बहनों भाइयों, विश्वास का संकट गहरा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम जो कहेंगे वह करेंगे। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, जो भी घोषणा पत्र है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसी समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। मोदी जी भी कह रहे थे कि अध्यक्ष जी देख लीजिएगा, आप भी कहीं कोई ऐसा वादा न हो जाए जिस वादे को हम पूरा न कर सके। इस बार का भी जो लोकसभा का 2019 का चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी आप ही देखिए कि घोषणा पत्र तैयार ऐसा हो जिसमें हम लोग वही वादे करें जिन वादों को हम पूरा कर सकें। इतनी सावधानी बरतते हैं हम लोग। मैं जानता हूं आम जनता को इस बात की जानकारी नहीं है। और बहनों भाइयों, उठाकर देख लीजिए, क्या हम लोगों ने नहीं कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसको कि धारा 370 के तहत स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, चुटकी बजाकर हम समाप्त करते हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो भारत के विभाजन के बाद, चाहे वह हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, पारसी होगा, यहूदी होगा, जिनका कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज भी उत्पीड़न हो रहा है, और यदि वह भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। इसके लिए हम नागरिकता कानून पास करेंगे। हमने किया कि नहीं किया?
मैं गृह मंत्री था, उस समय संसद में यह कानून पेश किया था, यह विधेयक मैंने पेश किया था, लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो पाया था। बाद में अमित जी जब गृह मंत्री उसके बाद बने तो उन्होंने पेश किया, राज्यसभा से भी पारित हो। अब ऐसी कई चीजें हैं जिनकी मैं चर्चा यहां पर बहुत डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। जो कहा वो हम लोगों ने किया। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, मैं एक एक मुद्दे को ले रहा हूं आप लोगों के सामने। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, क्या सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के बाद आतंकवाद में कमी आई है? हम यह नहीं कहते हैं पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन हौसले पस्त हो गए हैं कि नहीं हो गए? और यह आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान के द्वारा इसको प्रेफर दी जाती है। भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इसलिए वो इस प्रकार की नापाक हरकतें करता है। लेकिन जो भारत में कभी नहीं हुआ उसको भी करके हम लोगों ने दिखाया। जिस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में आकर घात लगाकर हमारे जवानों के ऊपर हमला किया और हमारे जवान मारे गए, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने बैठकर हम 2-3 लोगों के साथ चटपट फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवान भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह होती है हुकूमत। हुकूमत की हनक होनी चाहिए बहनों भाइयों। यह मत देखिए प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी कोई होगा। इतनी बात तो पक्की है, प्रत्याशी एकदम गंदा होगा तब भी उसकी यह मजाल नहीं है कि विधानसभा में चुन कर जाएगा तो जो भाजपा आदेश देगी उसके खिलाफ वह काम करेगा। कम से कम इतना तो नहीं होगा। और आप सभी लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोग हैं। यहां की माताएं वीर प्रसूता माताएं हैं, वीरों को पैदा करती हैं। अभी मैं कुछ ही महीने पहले कांगड़ा आया था। यहां के जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिन परिवारों के जवान हमारे शहीद हुए उनको सम्मानित करने के लिए शायद समाचार पत्रों में आपने देखा होगा। बहनों भाइयों, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा में इस हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। जितनी भी चर्चा की जाए मैं समझता हूं कि वह कम है। अब इस समय यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, मालूम है? कोरोना के कारण भी आर्थिक संकट पैदा हुआ था। केवल भारत में नहीं हुआ था, दुनिया में हुआ था। दुनिया आज भी उस आर्थिक संकट से उबर नहीं पाई है, लेकिन काफी हद तक हम उस आर्थिक संकट से उबरने में कामयाब हुए हैं। लोग कहते हैं महंगाई आ रही है, साहब महंगाई बढ़ रही है। बहनों भाइयों, अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान देश, सबसे ताकतवर देश, जाकर कोई देख ले कि वहां पर मुद्रास्फीति की दर क्या है, महंगाई की दर क्या है। कोई जाकर चीन में देख ले, वहां महंगाई की दर क्या है। बहनों भाइयों, कांग्रेस के समय तो डबल डिजिट में महंगाई पहुंच जाया करती थी, लेकिन हमने सिंगल डिजिट 7% के आगे नहीं जाने दिया है। यह करिश्मा है हमारी सरकार। और मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, अंग्रेजी में इसे इकोनॉमी की साइज कहते हैं, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत दुनिया में 9वें-10वें स्थान पर था। 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करिश्मा कर दिया है। बहनों भाइयों, आज जो भारत 9वें और 10वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, आज वह 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। और मेरी बात सुन लेना, मुझे यह लगता है, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, जितना मैं जानता हूं, कि वह दिन दूर नहीं है। 10 साल और समाप्त होते होते भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा।
और आजादी का अमृतकाल जो 2047 तक है, 2047 आते आते दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यदि किसी की होगी तो हमारे भारत की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह है भारत की हैसियत। भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा रोग रहा है। बहन भाइयों, हमारे यहां हो सकता है कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा था लोगों पर, केंद्र सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको जेल की हवा खानी पड़ी। ये सच है कि नहीं? लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्या आप कह सकते हैं 8 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है? और बहनों भाइयों, यदि किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा तो उसे हमारे प्रधानमंत्री क्षण भर में मंत्रिमंडल से बाहर करने में संकोच नहीं करेंगे। जो सजा मिलनी चाहिए उसको सजा भी मिलेगी। ये सब बातें तो अपनी जगह पर होगी। अब मैं रक्षा मंत्री हूं, आप कहेंगे आप क्या कर रहे हैं? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहनों भाइयों, इंडो चाइना के बीच संघर्ष हुआ था 2020 में, भारत चीन के बीच, मालूम है ना? मैं जरा खुलकर नहीं बोलूंगा, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार हमारे भारत के सेना के जवानों ने जो शौर्य पराक्रम किया है बहनों भाइयों, जो परिचय दिया है, मैं समझता हूं कि हमारे पड़ोसी को भी सोचना पड़ेगा भविष्य में। और मैं तो कहूंगा एक बार हाथ उठाकर हमारे देश के आप सभी लोग, कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार सभी हाथ उठाकर तालियां बजाकर हमारे देश के सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए बहनों भाई। धन्यवाद। पहले ऐसा होता रहा है कि हम लोग कोई टैंक, तोप, बारूद, बंदूक, मिसाइल ये दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भाई भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय 900 करोड़ रुपए का केवल एक्सपोर्ट भारत से होता था। और बहनों भाइयों, आज हम जो करने जा रहे हैं लगभग 20,000 करोड़ का करने जा रहे हैं। अभी कुछ ऑर्डर मिले हैं, सब मिलाकर मैं कह रहा हूं, और मेरा पक्का विश्वास है कि 2025 समाप्त होते होते 40,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करेंगे। दुनिया आ रही है हमारे यहां कि साहब ये फला हथियार हमको दे दिए, हेलीकॉप्टर हमको दे दिए, हमको ये टैंक हमको दे दीजिए, यह गन हमको दे दीजिए। लोग मांग रहे हैं, पहले हम मांगते थे। पहले दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हम थे। इंपोर्टर थे माने बाहर से खरीदने वाले थे। और आज आपको खुशी होगी कि हम दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में आकर खड़े हो गए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, भारतवासियों के हाथ से बनाओ, और केवल भारत के लिए मत बनाओ बल्कि सारी दुनिया के लिए बनाओ। मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। यह है भारत का गौरव, यह है भारत की हैसियत। अब इसके साथ साथ ये सब कर ही रहे हैं हम लोग। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, क्या हालत थी? क्या कभी आपने सोचा था कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन जाएगा? सोचा था? बन रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत झलक देखी है कि नहीं? तो झलक ऐसी है तो आगाज कैसा होगा इसकी कल्पना कर लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहले देखा था आपने?
वाराणसी के कुछ लोगों ने तो देखा होगा, कितने लोगों ने देखा था पहले काशी विश्वनाथ मंदिर। बहनों भाइयों, मैं आपसे निमंत्रण देना चाहता हूं कि जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए। उज्जैन का महाकाल मंदिर टेलीविजन पर तो देख लिया होगा, देख लिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्या हो रहा है सर? सोमनाथ, सारे विश्व को सांस्कृतिक संदेश देने वाली धरती दुनिया में यदि कोई है तो भारत है। बहनों भाइयों, मैं भाषण करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे की भी समय है, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बातें। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मान लीजिए गोविंद शर्मा जी कभी या इनके पार्टी पदाधिकारी कभी मुझे बुलाएंगे, तो मैं कभी भी चुनाव के समय जब बुलाएंगे लोग तब, तो मैं आकर सारी बातें आपके सामने रखूंगा। जहां तक यहां के मुख्यमंत्री का सवाल है, जयराम जी ठाकुर का, बहनों भाइयों, जयराम जी ठाकुर आप कहने के लिए जो कुछ भी कह दे, लेकिन जयराम ठाकुर पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है ना, नहीं लग सकता। जयराम ठाकुर की विनम्रता पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। एक आध दो लोग मिले कहता थोड़ा सा ये कर दिए होते ज्यादा अच्छा था। अरे मैंने कहा कोई भगवान थोड़ा है भाई, मुख्यमंत्री हैं, इतना किया है, एक बार और अवसर दो तो करके दिखाएंगे वो भी। एक नेक इंसान है, भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा ना उनके ऊपर, क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? और मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जो सम्मान हम लोगों ने नवाजा है इस हिमाचल प्रदेश को, वही सम्मान नवाजते रहेंगे। जेपी नड्डा जी हमारे यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वहीं हमारे अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में। सैंतालीस 48 साल का नौजवान। और हिमाचल क्या, भविष्य में देखिए, आज लड्डा जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही नौजवान निकल रहे हैं, करते करते देश का नेतृत्व करेंगे। ये हिमाचल की धरती का करिश्मा। क्या इसको किसी ने पहचाना? कांग्रेस ने कभी पहचाना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, इसको पहचाना कभी? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, आप प्रत्याशी मत देखिए, आप केवल देखिए तो कमल का फूल देखिए। और सौभाग्य से प्रत्याशी भी ऐसा है जिसके ऊपर कम से कम यह तो नहीं कह सकते कि गड़बड़ किया है, करप्शन किया है, ये किया है, वो किया है। ठीक है, कोई कह सकता कि कुछ धीमा चले और तेज चले होते, और घूमे होते, और लोगों से मिले होते, यह सब तो हो सकता है। मैं जानता नहीं ये है कि नहीं है, लेकिन मैं बात कह रहा हूं क्योंकि मैं भी लंबे समय से राजनीति में हूं, और इतना आश्वस्त रहिएगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिस भी हद तक जाना पड़े। मेरे बहनों भाइयों, आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं, 20 इंच चौड़ा सीना नहीं है, 56 इंच का है। दुनिया की कोई ताकत भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचा सकती, यह मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, समय कम है, इसलिए स्वयं आप लोग निकलिए, क्योंकि ये दोनों काम कर रही है हमारी पार्टी। देश का आर्थिक दृष्टि से भी विकास कर रही है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत तो सारी दुनिया में बिल्कुल अनमोल है, कोई जवाब नहीं है।
अब आप कहेंगे क्यों अनमोल है? एक दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। आप कहेंगे क्यों अनमोल है? बहनों भाइयों, दुनिया का अकेला देश भारत है जो यह कहता है। भारतवासियों का दिल कितना बड़ा था, हमारे ऋषियों और महर्षियों का दिल कितना बड़ा था। पूरे भारत की सीमा में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारी दुनिया को गया। यह है भारत की संस्कृति, यह है भारत की संस्कृति। हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, चींटी की भी पूजा करते हैं। हमारी माताएं बहनें यदि किचन में बैठकर आटा गूंथती होती हैं तो चींटी यदि गुजर जाती है तो उसको मारती नहीं है, मसलती नहीं है, बल्कि थाली का आटा निकालकर उसके लिए भी उसके दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। यह है भारत। भारत की यह ताकत कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए और इसको मना कर भी कोई रख सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी मना कर रख सकती है। तो बहनों भाइयों, मैं आश्वस्त होकर जाऊं, लोग ये कहते थे साहब यहां के लोग रोटी पलटते हैं, जैसे कभी उनकी सरकार कभी उनकी सरकार। 37 साल में यही हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, अब वो पहले वाली रोटी नहीं है, ये पकी हुई रोटी है। पकी हुई रोटी को पलटा नहीं जाता। और उत्तराखंड की जनता ने करके दिखा दिया। उत्तराखंड में भी यही होता था, इस बार फिर हमारी सरकार बनी। हरियाणा में भी करके दिखा दिया। बहनों भाइयों, हिमाचल नहीं चूकना चाहिए। यहां से मैं संदेश देना चाहता हूं। बस यहां यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं। आयु में जो मुझसे बड़े हैं उनको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। जो हमारे हम उम्र हैं अथवा समकक्ष हैं उनको नमस्कार करता हूं। और जो आयु में मुझसे छोटे हैं उन सबको आशीर्वाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।